हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में जो हम सीखने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ और नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन किसी भी बॉडी पर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। अब ये दोनों जो फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। इसके बिना न्यूटन्स लॉज के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एफबीडी बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के दिल और जान होता है। उतना अगर आपने ढंग से बना लिया तो आपका समझिए क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप इस लेक्चर में लास्ट तक जुड़े रहें चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो पहले मैं छोटी सी दो फोर्सेस के बारे में बात करूँगा। वो क्या है? कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। मतलब दो बॉडीज़ के बीच में कांटेक्ट होगा तो कौन से फोर्स लेंगे, अगर कांटेक्ट नहीं है तो कौन से फोर्स लेंगे। तो कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनको लगने के लिए बॉडीज़ को कांटेक्ट में आना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन होगा, टेंशन होगा, फ्रिक्शन होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा। इनके बारे में एक एक करके आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूसरे टाइप के जो फोर्स होते हैं जिनको लगने के लिए बॉडीज़ का कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं होता, उस टाइप के फोर्सेस होते हैं आपके फील्ड फोर्सेस। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में 11th में जो फील्ड फोर्स आएगा वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। हमारा जो आज का पहला मुद्दा है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ सारे बच्चों का फेवरेट लॉ होता है, बचपन से पढ़ के आते हैं। क्या पढ़ के आते हैं भाई? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना? ठीक है, तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को बस आप फोर्स के लिए अप्लाई करें, हर जगह अप्लाई ना कर दें। ठीक है ना? तो वो गलत है। मान लो मैं एक सिंपल सा यहाँ पर एक ब्लॉक को क्या करूँ भाई, अर्थ के ऊपर रख दूँ। तो ये जो ब्लॉक है 10 किलो वाला, ठीक है, इस ब्लॉक ने अर्थ को किधर दबाया? नीचे की तरफ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा? अर्थ इसको ऊपर की तरफ दबाने की कोशिश करेगी। ये तो आपको शायद समझ रहा होगा। मैं अगर दोनों चीज़ों को अलग सेपरेट करूं, ठीक है, किस बॉडी पर क्या फोर्स लग रहा है उसको दिखाने के लिए बॉडीज़ को अपने को अलग करना पड़ता है। सबसे पहले ध्यान रखें। तो मान लीजिए अभी ये पता नहीं ये कौन सा फोर्स है, बस मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इस ब्लॉक ने ज़मीन को नीचे की तरफ प्रेस किया। हम मान लेते हैं वो कुछ फोर्स एफ है। ठीक है, अब सेम फोर्स से क्या करेगी? अर्थ इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेगी। समझे क्या? अरे समझे। और ये जो दो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में आपको कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है वो सेम नेचर के फोर्सेस होते हैं। कई बार एक बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये जो मैंने एफ बनाया है आगे पढ़ेंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन है बेसिकली। वो बोल देते हैं भाई नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर। बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल गलत। ये मिसकंसेप्शन अभी अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है ना? अपने को क्या ध्यान रखना है मैं अभी आगे आप बताऊंगा आपको। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होने चाहिए? सेम नेचर के होने चाहिए और दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, ब्लॉक ने ज़मीन पे लगाया और ज़मीन ने ब्लॉक पे लगाया, तो एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हुए दिख रहे हैं, सेम नेचर के दिख रहे हैं। मतलब नॉर्मल नॉर्मल है और एक साथ लगेंगे, साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या? जैसे ही ब्लॉक ने अर्थ को दबाया इमीडिएटली क्या करेगी? अर्थ उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। ये नहीं कि भाई अर्थ आराम से सो रही है, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फोर्स उसके ऊपर लगाएगी। समझे क्या? समझे क्या? ये जो बातें हैं ये सारी की सारी यहाँ पर नोट डाउन है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। और एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे लगते हैं? इंस्टेंटेनियसली लगते हैं एकदम। ठीक है ना? एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? सेम टाइप के फोर्सेस होते हैं। मतलब नॉर्मल का एक्शन, अगर रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल होगा। वेट का रिएक्शन वेट होगा। ठीक है, टेंशन का रिएक्शन टेंशन होगा। स्प्रिंग फोर्स का रिएक्शन स्प्रिंग फोर्स मिलेगा। फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन होगा। और चौथी बात कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज मिलेंगे, एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता।
ठीक है, अब आगे और बात करते रहेंगे हम एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में। तो अभी हम सीखते हैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ होती है। ऊपर का जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक को ज़मीन पे रखा, क्या रखा, ज़मीन पे, इसका मास m है, ठीक है। अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, इस ज़मीन को दबाने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो दबाने की कोशिश कर रहा है। तो जितने फोर्स से वो दबाने की कोशिश कर, उतने फोर्स से अर्थ भी इसको ऊपर की तरफ दबाने की कोशिश कर रही है। ये नीचे दबा रहा है, अर्थ इसको ऊपर दबा रही है। और मैं जिस फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये फोर्स तभी आया जब दो बॉडीज़ का कांटेक्ट था, ये ऐसे ही नहीं आ गया, समझे क्या। मतलब नॉर्मल रिएक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब दो सरफेसेस, दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में हो। ध्यान रखें इस बात का, ये बहुत छोटी सी बात है बट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करूँ, ठीक है, किस पर, ब्लॉक पर और ज़मीन पर, ठीक है, तो दोनों को मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट जैसे रखें वैसे ही करें, ठीक है। अगर टेढ़ा रखा है तो टेढ़ा, सीधा रखा है तो सीधा, अपने हिसाब से उसका ओरिएंटेशन चेंज ना करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई ज़मीन को इधर इसने किधर दबाया, नीचे की तरफ दबाया, एन, अरे समझे क्या। तो सेम ही फोर्स से ज़मीन इसको ऊपर की तरफ दबाने की कोशिश करेगी, अरे समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन ज़मीन पे नीचे है और वहाँ पास ब्लॉक पे किधर आया, ऊपर आया। क्लियर बच्चों। अब जैसे कि अब डायरेक्शन की बात करें इसकी, ये तो मैंने बना दिया ऐसे, डायरेक्शन नाम से दिख रहा है नॉर्मल है। जो दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में, उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स, मतलब ये देखिए इस लाइन के अलॉन्ग रहेगा, ठीक है। और तीसरी बात, इस दोनों सरफेस के बहुत सारी लाइंस नॉर्मल बन सकती हैं, बट हमेशा वही लाइन को लें आप जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, जो जैसे मैंने बीच वाली ली है, समझे क्या। दो इंपॉर्टेंट बात हो गई, नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं। डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा सॉलिड सरफेसेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में, अरे समझे क्या। अब जैसे मैंने ब्लॉक पर नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब टेल वहाँ पर रख दें जहाँ लग रहा है और हेड को ऊपर एक्सटेंड कर दें, कोई तकलीफ नहीं, दोनों करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि किसी फोर्स को दिखाने के लिए उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो उसका हेड वहाँ पर हो या उसकी टेल वहाँ पर हो, समझे क्या। नॉर्मल एक्शन के बारे में ये बात आपको अच्छे से समझी होगी, ठीक है। और एक बात, अगर आपको ये ना समझे कि नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, हमेशा बॉडी की तरफ लगता है, इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स बॉडी। देखो ना यहाँ पर भाई बॉडी की तरफ लग रहा है इस पर भी, और इस पर भी किधर लग रहा है, वो बॉडी की तरफ लग रहा है। और बाकी बातें मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखी है कि क्या लिख रखी है, कि जब भी दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होंगे और वो एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स किधर लगता है, कॉमन नॉर्मल की तरफ लगता है। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और ये बताता है कि हम बेसिकली किसी भी बॉडी को कितनी तेज़ से दबाने की कोशिश करते हैं। अब मान लो भाई एक प्लेटफॉर्म पे एक बच्चा है जो इसका मास 50 किलो है, दूसरा बच्चा है 100 किलो, तो कौन सा बच्चा ज़मीन को या उस प्लेटफॉर्म को तेज़ी से दबा रहा होगा, सबका आंसर होगा 100 किलो वाला, बिल्कुल सही होगा। मैं ये बात अगर किसी ऐसे इंसान से पूछूं जिसको फिजिक्स ना आती हो, वो भी इसका आंसर फटाफट दे देगा, ठीक है ना। ऑल दो उसको फिजिक्स नहीं पता बट कॉमन सेंस से दे देगा, ठीक है ना। तो 100 किलो वाला ज़्यादा नॉर्मल लगा रहा है किस पे, सरफेस है, कंपैरेटिवली 50 किलो के, ठीक है। तो ये फोर्स बताता है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को कितने तेज से दबाने की कोशिश कर रहा है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स में हम बस मात्र नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना सीखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस ले रहा हूँ। पहले इलस्ट्रेशन ए और बी ब्लॉक है, ये एक दूसरे के ऊपर रखें, हमें ए पर और बी पर बस नॉर्मल ड्रॉ करना है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले हम ए पे ड्रॉ करते हैं। तो ए पे ड्रॉ करने के लिए जैसा ए रखा है सिस्टम में उसको वैसे ही अलग कर दें आप, ठीक है ना। तो ए को मैंने हटा दिया सिस्टम से, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको। अब ये देखें कि ए का कांटेक्ट कितनी जगह है, तो एक जगह कांटेक्ट है तो ए की नॉर्मल आएगा, और किधर आएगा,
ऊपर की तरफ, उसको हम N1 ले लें। किसी को कोई तकलीफ मेरे ख्याल से नहीं होगी। मैंने फिर समझाया, ठीक है। ये B को नीचे दबा रहा है तो B इसको किधर दबाएगा, ऊपर। और ये नहीं समझ, सिंपल सी भाषा में ये समझें, अगर A पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो हमेशा बॉडी की तरफ होगा, जो कि मैंने इसमें ड्रॉ करता हुआ दिखाया। अब हम B ब्लॉक की अगर बात करें तो B ब्लॉक को पहले जैसा रखा है सिस्टम में उसको वैसे ही हटा दें, और ये देखेंगे B ब्लॉक का कितनी जगह कांटेक्ट है। एक बार तो वो A से कांटेक्ट मारा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, तो एक नॉर्मल A लगाएगा, और एक बार ये ज़मीन से कांटेक्ट में, तो ये ज़मीन से भी एक कांटेक्ट खाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखिए भाई, यहाँ अगर मैं देखूँ तो अगर इसने B ने A पर नॉर्मल N1 लगाया था तो A इस पर नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ N1 सेम, ठीक है ना। देखो B की तरफ लग रहा है, और ज़मीन या ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और अगर मैं ज़मीन पर ड्रॉ करना चाहूँ, तो ज़मीन पर ब्लॉक B नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ N2। तो देखो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या क्या होगा, ये हो गए, ये एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर है, दो डिफरेंट बॉडीज़ पर है, सेम नेचर के दिख रहे हैं। कहीं यहाँ पर mg के बराबर आया क्या, ये नहीं आया, समझे। बाद में हो सकता है सॉल्व करके वो आ जाए बराबर वैल्यू, बट दोनों सेम नहीं होते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे के नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉक एक इंक्लाइन पर रखा हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लॉक और इंक्लाइन पर आप क्या ड्रॉ करें, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करें। तो ब्लॉक जैसे रखा है उसको वैसे के वैसे ही सिस्टम से पहले हटा दें, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए बस डॉट डॉट लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ जब भी कोई इंक्लाइन पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके लिए। तो पहले ये देखें भाई, नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक, इसको A ले लें, इसको B ले लें। तो अगर A पर देखेंगे तो A पर इंक्लाइन के अलॉन्ग इनका टच है, तो A पर इंक्लाइन नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन लगाएगा N1। अरे लगाएगा नहीं लगाएगा, अरे लगाएगा ना बच्चों, बिल्कुल सही भाई, बॉडी की तरफ और परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, जो सरफेस कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर। अब इंक्लाइन पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इंक्लाइन का मैं कांटेक्ट हटा दूँ बिल्कुल, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन तो कहाँ से आएगा भाई, वो आएगा A से B की तरफ N1, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसने किस पे लगाया था, A के ऊपर लगाया। तो यहाँ पर ये एक दूसरे क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और अगर हम बात करें अभी ज़मीन पे नॉर्मल की, ठीक है ना, तो भाई ज़मीन इसके ऊपर नॉर्मल N2 लगाएगी, अरे लगाएगी ना, और ये ज़मीन पे नीचे की तरफ N2 लगाएगा। तो ये एक दूसरे क्या हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर। कहीं भी यहाँ हमने mg के बराबर रिएक्शन रिएक्शन पेयर को नहीं देखा, जो यूजुअली एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक रॉड आपको दिख रही है, किसके कांटेक्ट में दिख रही है, दो वर्टिकल वॉल्स के। तो हम चाहते हैं कि इस वॉल पर हम नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करें। तो पहले ही देख लें इस वॉल के कितनी जगह कांटेक्ट दिख रहे हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला, कभी भी फोर्स अगर एक बॉडी पर ड्रॉ करने हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर ये है कि हम सिस्टम से हटा दें, जैसा है वैसे के वैसा। एक बार इसका कांटेक्ट यहाँ पर आ रहा है, एक बार इसके यहाँ पर कांटेक्ट आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं नीचे वाले सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो भाई ये डॉट 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 लाइन बनाई है मैंने, नीचे वाला सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा और बॉडी की तरफ होगा, मतलब इस तरीके से N1, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है उससे नॉर्मल रिएक्शन जो इस रॉड पे लगेगा वो इस तरफ लगेगा N2। अरे समझे क्या बच्चों, अरे समझे क्या। तो ये N1 N2 आ गए, दो नॉर्मल इस रॉड के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर हम चाहते हैं किस पे नॉर्मल ड्रॉ करना, इस गोले पे। तो इस गोले को सिस्टम से एज इट इज़ हटा लें पहले, हमारे लिए फोर्सेस ड्रॉ करना आसान हो जाता है। फिर ये देख लें कि ये जो गोला है कितनी जगह कांटेक्ट में है किसी भी सरफेस से। तो यहाँ पर ये दो जगह पर अपने को कांटेक्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो पहला कांटेक्ट है इसका इंक्लाइन से, तो इंक्लाइन से जो नॉर्मल आएगा उसको चाहे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये भी करेक्ट है। बट स्फेयर की एक प्रॉपर्टी होती है या सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उनके सेंटर से पास करेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा नॉर्मल रिएक्शन किसी भी स्फेरिकल बॉडी पर अगर ड्रॉ करें तो उसको सेंटर से पास करते हुए दिखाएं, क्योंकि अपने को इसके आगे कॉम्पोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो जब हम सेंटर से पास कराते हैं तो कॉम्पोनेंट्स करने थोड़े आसान हो जाते हैं। जो वर्टिकल वॉल से एक नॉर्मल आएगा
वो क्या आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ N2 पर, और ये कहाँ सेंटर से पास करते हुए दिखेंगे अपने को। तो ये दो नॉर्मल आगे, दो सरफेस कांटेक्ट में होने की वजह से किस पर, एक स्फेरिकल बॉडी पर। समझे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर अपने को दो बॉडीज दिख रही है, एक स्फेरिकल बॉडी है ए, दूसरी एक रॉड है बी। हम चाहते हैं ए और बी पर नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना, ठीक है। तो पहले अगर हम स्फेयर पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो स्फेयर को एज इट इज़ हटा दें, कहाँ से, सिस्टम से। स्फेयर को मैंने एज इट इज़ सिस्टम से हटा दिया, ठीक है। तो एक जो फोर्स ए पर आएगा, ठीक है, ग्राउंड से आएगा, और वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ, उसको मैं N1 एज्यूम कर लेता हूँ। और एक रॉड से आएगा, रॉड यहाँ पर इसके साथ कांटेक्ट में है, तो मैं देखूँ भाई नॉर्मल इस बॉडी की तरफ N2 लगता हुआ दिखेगा ना। अब मैं रॉड पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो रॉड को एज इट इज़ हटा दे सिस्टम से, मैंने हटा दिया, ठीक है, हवा में रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर एक नॉर्मल जो ए से आ रहा है वो इस तरफ दिखेगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, N2 ही होगी, ठीक है। और एक ग्राउंड से आएगा, ग्राउंड से N1 नहीं आएगा, ये डिफरेंट बॉडी है, समझे क्या। तो इस पर नॉर्मल भी आप क्या लोगे, डिफरेंट लोगे। इसको मैं क्या एज्यूम करूँगा, जो ग्राउंड से इस जगह पर आ रहा है वो N3 हम इसको एज्यूम करेंगे, समझे क्या बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, हम चाहते हैं कि भाई ये जो गोला सा रखा हुआ है एक एम टाइप के वेज पर, इस पर हम नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करें। तो हम क्या करें, पहले इस गोले को सिस्टम से हटा दें एज इट इज़, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ टच है उसको थोड़ा सा बना ले रेफरेंस के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो दो जगह कांटेक्ट दिख रहा है इसका, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट 1 से जो इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इस तरफ आएगा N1, और पॉइंट 2 से एक जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इस तरफ आएगा N2, समझे क्या। मैं समझता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से नॉर्मल रिएक्शन समझ गया होगा। अब अगला फोर्स जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो है टेंशन, ठीक है। टेंशन किसके बीच ऊपर, ये आपके सर की टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि फिजिक्स देखते ही सर में टेंशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टेंशन बेसिकली कौन सी है, स्ट्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब मैं एक रस्सी को खींच रहा हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये रस्सी, ठीक है। इस रस्सी को इधर से ही मैंने F से खींचा और इधर से ही मैंने F से खींचा, तो रस्सी हो जाएगी टाइट। अरे होगी नहीं होगी टाइट। तो रस्सी टाइट है मतलब रस्सी में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ जो हम रस्सी लेंगे, थोड़ा ध्यान रखें, एक आइडियल स्ट्रिंग लेंगे। आइडियल स्ट्रिंग कैसी होती है, जिसका कोई मास नहीं होता और वो इनएक्सटेंसिबल रहेगी। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसको अगर मैं खींचूँ तो इसकी लेंथ चेंज ना हो, अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर ही रहे, टूट जाए पर लेंथ चेंज ना करे, समझे क्या। तो इस टाइप की रस्सी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो खिंचती नहीं है, समझे क्या। तो टेंशन अगर मान लो मुझे किसी पॉइंट पर ड्रॉ करनी है, किसके, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो मैं इसको उस जगह से कट कर देता हूँ। मान लीजिए इस जगह मुझे ड्रॉ करनी है, तो यानी डेड डैश बनाया, यहाँ से रस्सी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। पहला हिस्सा कुछ ऐसा दिखेगा, दूसरा हिस्सा कुछ इस पे ऐसा दिखेगा दूसरी तरफ। अरे समझे क्या बच्चों। अब ये तो ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दी। टेंशन किस तरफ लगती है, उसको कैसे ड्रॉ करना है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं अभी बता रहा हूँ। टेंशन हमेशा किधर होगी, अलॉन्ग द स्ट्रिंग होगी, रस्सी के अलॉन्ग होगी, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर। भाई यहाँ था ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये, तो अगर मैं ए पार्ट पर ड्रॉ करूँ इस जगह पर रस्सी में टेंशन, तो मैंने बोला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर और रस्सी के अलॉन्ग, तो रस्सी के अलॉन्ग ये डायरेक्शन है, रहनी है, तो दूर कौन सा होगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो टेंशन इस पर इस तरफ लगती हुई दिखेगी, अरे दिखेगी दिखेगी। और बी पार्ट पर अगर मुझे टेंशन ड्रॉ करनी है तो बी पॉइंट से दूर और स्ट्रिंग के अलॉन्ग, मतलब वो इस तरफ टेंशन अपने को लगती दिखेगी। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर आपको बताई कि भाई मैं रस्सी ले रहा हूँ मासलेस, तो मासलेस स्ट्रिंग लेने का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि कहीं से भी रस्सी तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, हर जगह टेंशन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, समझे क्या। अगर एक स्ट्रिंग पूरी है, उस स्ट्रिंग में खिंचाव है, मतलब उसको आप पुल कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसमें टेंशन है, तो टेंशन किसी भी जगह क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, समझे क्या। कुछ बातों का ध्यान रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है।
टेंशन तभी आती है रस्सी में जब रस्सी को हम खींचेंगे, पुल करेंगे, पुश करके नहीं आएगी। मान लो मैं ऐसा कर दूं भाई कि इधर रस्सी पे एफ और इधर भी एफ, रस्सी हो जाएगी स्लैक, जो किसी काम की नहीं है अपने। ये केस में अपने को टेंशन रस्सी में नहीं मिलती है, समझे क्या। और यहाँ दोबारा से लिखी हुई है कि रस्सी कैसी है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम। अब अगला पॉइंट है कि डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन क्या होती है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड इट इज़ अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात का ध्यान रखें टेंशन ड्रॉ करते वक्त। अब एक दो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम करते हैं। ये एक ब्लॉक आपको लटका हुआ दिख रहा है, तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप ब्लॉक पर टेंशन ड्रॉ करें और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हम टेंशन ड्रॉ करें। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखें, जितनी स्ट्रिंग उतनी टेंशंस, समझे क्या। तो पहले हम ब्लॉक पर टेंशन ड्रॉ करना अगर चाह रहे हैं तो ब्लॉक को पहले सिस्टम से हटाएंगे एज इट इज़। अरे हटाएंगे ना बच्चे, हटा दिया, हटाया। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ से है रस्सी पे, मैंने बोला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर किधर होगी भाई, ऊपर की तरफ, क्योंकि रस्सी भी ऊपर की तरफ है अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो टेंशन आ गई T1, इसमें टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2, इसमें टेंशन T3। जितनी स्ट्रिंग्स उतनी टेंशंस। अरे समझे क्या। अब अगला पॉइंट है ये, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहा है, मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंशंस ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 रस्सियाँ जुड़ी हुई हैं, तो पहली रस्सी नीचे वाली ये, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर और अलॉन्ग द स्ट्रिंग, इसमें टेंशन क्या आएगी, T1 आएगी। अरे आएगी ना बच्चों, क्लियर सबको। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस वाली स्ट्रिंग से, वो ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैंने बोला भाई इस पॉइंट से दूर और स्ट्रिंग के अलॉन्ग, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ये डायरेक्शन होगी T2। अरे क्लियर सबको। अगला ये तीसरी स्ट्रिंग है T3, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर है और टेंशन क्या होगी इससे दूर और स्ट्रिंग के अलॉन्ग इस तरफ T3। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या करते हैं, टेंशन ड्रॉ करते हैं। जितनी स्ट्रिंग उतनी टेंशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर और रस्सी के अलॉन्ग। सिंपल सा ये बात याद रखनी है टेंशन ड्रॉ करते वक्त। ये एक दूसरे के क्या हो गए यहाँ पर, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हम चाहते हैं इस ब्लॉक पर टेंशन ड्रॉ करना। ये जो ब्लॉक दिख रहा है, तो ब्लॉक को पहले हवा में रख दें सिस्टम से हटा के। अब ये देख लें कितने जगह कितनी रस्सियों से कांटेक्ट है। पहली स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है। तो पहली रस्सी से यहाँ पर कांटेक्ट है, तो टेंशन किधर लगेगी इस पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर और स्ट्रिंग के अलॉन्ग। स्ट्रिंग टेढ़ी है इस तरफ, मैंने टेंशन T1 ले ली इसमें। दूसरी टेंशन इस जगह पर दूसरी स्ट्रिंग की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर और स्ट्रिंग की तरफ T2। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक पर हम टेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं और पुली पर टेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो पहले ब्लॉक को हटा दें, हवा में रख दें, जैसा है वैसे ही। तो टेंशन ड्रॉ करने के लिए पहले देखें कितनी रस्सियों से जुड़ा हुआ है, एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ है इस जगह पर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर ऊपर की तरफ और यहाँ पर स्ट्रिंग के अलॉन्ग ऊपर ही डायरेक्शन है। कितनी रस्सियाँ दिख रही हैं यहाँ पर, एक ही रस्सी है, तो टेंशन में T ले लूँ, ज़्यादा बेटर है। अरे दिख रहा है ना, टेंशन T ले ली। कुछ बच्चों को क्या लगता है यार ये घूम का ही ऐसे, ये 2 रस्सियाँ, नहीं जी, उसी रस्सी के 2 बस भाग हैं, ये कहीं भी जुड़ी हुई नहीं है किसी चीज़ से, समझे क्या। और अब मैं पुली पर टेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पुली को मैंने हटाया सिस्टम से एज इट इज़। ठीक है, जैसा दिख रहा था वैसे ही वैसे। अब ये देख लें कि पुली कितनी जगह कॉन्टैक्ट में दिख रही है, 2 जगह। ठीक है, तो इस रस्सी से पहला वाला पॉइंट ये है, दूसरा वाला पॉइंट ये है। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर स्ट्रिंग के अलॉन्ग ये टेंशन नीचे की तरफ आएगी। अरे आएगी नहीं आएगी। दूसरे पॉइंट से टेंशन लेफ्ट साइड में टेंशन T रहेगी क्योंकि रस्सी सेम ही है। तो इस पुली पर टेंशन ये इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और आगे अगले लेक्चर में हम सीखेंगे FBD कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जितने फोर्सेस हमने पीछे सीखे उनको एक साथ ड्रॉ करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।